हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत अनकट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी बेटा चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर 1 और 2 कवर कर दिया मैंने थ्योरी क्लास, लेकिन एक माइंड मैप की हेल्प से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि माइंड मैप की हेल्प से बच्चों को क्यों ना बताया जाए कि जो हमारा चैप्टर कवर होने के बाद या फिर कवर होने से पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, उनको कैसे, जैसे अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये है माइंड मैप। इसको कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप मतलब चैप्टर देखने से पहले, देखो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद माइंड मैप बनवाएं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा हेल्प मिले। लेकिन कई बार हम चैप्टर शुरू करने से पहले भी बनवा देते हैं कि साथ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन करवा दें, ठीक है। लेकिन मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि मैं थ्योरिकल क्लास करवा चुकी हूँ आपकी। तो अभी करेंगे माइंड मैप। ये क्या है? ये है माइंड मैप। माइंड मैप कहते हैं इसको। माइंड मैप मतलब हम चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो जो पॉइंट हम पहले लिख रहे हैं वही होता है माइंड मैप, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग होती है बेटा एक प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किन को रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को। ट्रांजेक्शन्स मतलब पैसे का लेन देन। और इसमें एक कंडीशन है हमारे लिए, जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? सिंपली क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ के? रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। अब सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने दिखा रखे हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया है यहाँ पर। आप याद रखना चाहो तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, IMRCSIC। ये एक फॉर्मूला ही बना दिया है मैंने। ये कैसे? देखो, सबसे पहले जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किसको करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अकाउंटिंग टर्म है या नहीं है, मतलब उस बिज़नेस के लिए वो उस बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं। जो पैसा हमारे पास आया, देखा अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही रिकॉर्ड होगा, कुछ और अदर थिंग रिकॉर्ड नहीं होती। इसके बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें हम प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस बिजनेस की हम जो अकाउंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या वो उसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं। पहला जो हमारा काम होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना, क्या वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहली बात तो हमने देखा कि वो उस बिज़नेस की ही ट्रांजैक्शन है, कोई बाहर का मतलब किसी और दूसरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब वो हमसे ही रिलेट कर रही है, हमारे बिजनेस से। सेकंड होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली तो हमें पता चल गया कि वो एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, देख लिया हमने। सेकंड हमने क्या देखा कि वो पैसे की फॉर्म में है या नहीं, टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो कोई भी क्वालिटेटिव वैल्यू है, कोई क्वालिटी बता रहा है, वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में जो चीज़ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर देखा हमने कि वो टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। उसके बाद करेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में। मतलब जो चीज़ें थी, जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? वो रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बारे में बताया जाएगा, इसके कॉलम्स कितने क्या होते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद होता है क्लासीफाई करना। अब जर्नल में तो क्या किया मैंने, जर्नल में मतलब जो पैसा आया ना वो एक बॉक्स की तरह, जैसे पैसा आ रहा है, जहाँ से पैसा आ रहा है, जैसे बॉल होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं, एक बॉक्स में डाल दी हमने सारी जितनी भी बॉल्स थी। फिर क्लासीफाई का मतलब है जो सेम कलर की, जैसे सेम कलर की जो बॉल है उनको डिफरेंट अलग अलग उसके अकाउंट्स बना दो। तो जो जिस टाइप का अकाउंट है उसके लिए अलग अकाउंट बना दो। क्लासीफाई का मतलब ही क्या होता है, जर्नल में से हम सेपरेट अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। इसमें हमारे अलग अलग अकाउंट कैसे, जैसे परचेज की हैं जो चीज़ें हमने, उसके लिए अलग अकाउंट बनाया और उसमें परचेज की हुई सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया।
जो परचेज रिटर्न हुई है उनको कर दिया, सेल्स रिटर्न, कैश, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे हम यहाँ पर पोस्ट करते चले जाएंगे। और जब जर्नल से लेज़र में हम चीज़ों को एंटर कर रहे हैं, जो अमाउंट है उनको एंटर कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, अब हमने लेज़र में रिकॉर्ड बना दिया, लेज़र में अलग अलग बहुत सारे टाइप के क्या बन गए, अकाउंट्स बन गए। फिर आ गया समराइज़ करना। अब तक तो क्या था, हमने देखा पैसा आया है, कहाँ से आया है, रिकॉर्ड किया, उसको रिकॉर्ड करके अलग अलग उसके अकाउंट बना दिए। फिर उसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ का मतलब होता है उसके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती हैं उससे वो रेडी करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है। उसके बाद बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। फिर होती है बैलेंस शीट। अब देखो एक जो वर्ड अच्छा है हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, परफॉर्मेंस बताता है। ये क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। किसकी परफॉर्मेंस बताएगा, हमारे बिजनेस की। ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बताएगा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है, हमारी पोजीशन बताती है। क्या बताएगी, पोजीशन, कि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है, या फिर हमारी कौन सी साइड, मतलब कहाँ से हमारा इनकम का सोर्स ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ से कवर हो जाएगी। इन तीनों कौन सी स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट बताती है पोजीशन। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरप्रेट करना। अब हमें पता चल गया, लास्ट में हमारे पास पीएनएल का अमाउंट आ गया है कि पता चला हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बैलेंस शीट में हमने देख लिया, सारी चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंग ओके कर दी। अब हमने देखा कि हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब अपने रिजल्ट को दूसरों के सामने दिखाएंगे। इंटरप्रेट किसके साथ करेंगे, इंटरनल यूजर्स के साथ और एक्सटर्नल यूजर के साथ। इंटरनल यूज़र कौन से होते हैं, इंटरनल यूज़र होते हैं ओनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नली उससे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए बिजनेस के, गवर्नमेंट हो गई, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई हैं, अच्छा उसके बाद क्रेडिटर्स कह सकते हैं, लैंडर्स हो गए, या फिर इन्वेस्टर हो गए। ये अलग अलग, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, वरना इनकी भी सब हेडिंग करके आपको बताते हैं कि इंटरनल यूज़र कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा कि इससे रिलेटेड आगे क्या डिसीजन लेने चाहिए, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारी IMRCSIC। इस प्रोसेस से पूरी की पूरी अकाउंटिंग में कहीं पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है तो हमें सबसे बेटर ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आइडेंटिफाई करेंगे, टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, देन इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट। ओके, गॉट इट। ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव, अब मैंने क्या बताया था कि इसमें क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं की जाती, ये एक इसकी लिमिटेशन है कि इसमें क्वालिटी लाइक जो मैनेजर है उनका एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है, मैनेजमेंट पर्सन कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, अच्छा एम्प्लॉयज़ कितने एफर्ट देते हैं अपने, उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट है जो टर्म्स ऑफ मनी में नहीं है वो चीज़ें हमारी रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसमें जो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं की जाती। यहाँ पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए कैसी होनी चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में आई है, जो बैलेंस शीट हमारे पास आई है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए रिलायबल। रिलायबल किसके लिए, जो यूज़र हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र हैं उनके लिए रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब उनके लिए भरोसेमंद होना चाहिए, उनको कोई इसमें एरर ना लगे, कोई इसमें उनको शंका ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको देखते ही ऐसे लगे कि हाँ ये हमारे भरोसे के लायक है, ये भरोसेमंद है। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंस होनी चाहिए। रिलेवेंस मतलब यूज़फुल होनी चाहिए, किनके लिए, यूजर्स के लिए। यूज़र को के सामने जब ये इन्फॉर्मेशन आती है ना, पीएनएल की, बैलेंस शीट की, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग फॉर्म में आती है, तो वो इतना सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ये उसके लिए कैसी हो, यूज़फुल हो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब वो समझने लायक हो, ऐसे नहीं हो कि कोई अकाउंट कहीं उठा के रख दिया, कोई कहीं रख दिया, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो। कंपेयर करने लायक हो। कंपेयर मतलब, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है जब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इंटर फॉर्म और एक होता है इंट्रा फॉर्म। इंट्रा फॉर्म
जब सेम फर्म को, जब एक ही फर्म है, एक ही बिजनेस है, उसके पिछले सालों के साथ, पिछले सालों के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे हम पिछले साल 2021 की बैलेंस शीट उठाएं और 2022 की बैलेंस शीट उठाएं, तो दोनों साल की बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाए तो वो होती है इंट्रा फर्म। इंट्रा, ध्यान रखना इस वर्ड का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रा होता है सेम फर्म के ईयर्स के साथ कंपेयर किया जाए। इंटरफॉर्म क्या होता है? इंटरफॉर्म होता है कि हमारा जो बिजनेस है दो अलग अलग बिजनेस के साथ कंपेयर किया जाए, दो अलग अलग बिजनेस की देखे कि उन्होंने कितना वो ग्रो कर रहे हैं, दो अलग अलग बिजनेस की बैलेंस शीट देखे, पीएनएल के साथ कंपेयर किया जाए। तो इंटर होता है डिफरेंट फर्म होती है और इंट्रा होता है सेम बिजनेस होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम, लिमिटेशन बाद में डिस्कस करूंगी। इधर आ जाते हैं टाइप्स। टाइप कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? अकाउंटिंग होती है बेटा 5 टाइप की। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पूरी 11th और 12th में पढ़ेंगे, वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके देना। जो भी मैंने बताया था ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट, तो ये रेडी करके देने का काम किसका होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारा का सारा कहाँ आ गया? फाइनेंशियल में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फर्म है, वो जब उस सामान को तैयार करके मार्केट में बेचने तक वो जो कॉस्ट, कितनी उस प्रोडक्ट को तैयार करने में लागत आई है, इस तरीके की सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी? कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी कुछ वर्ड है, मैं लिख देती हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एक प्रोसेस होती है हमारी। सबसे पहले क्या होता है, हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी हमारी, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम स्टाफिंग करेंगे, देन हम डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। ये एक प्रोसेस होती है POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अमाउंट देख के प्लान करना कि फ्यूचर में हमें कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या डिसीजन, मतलब किस तरीके से अपनी कंपनी को या बिजनेस को ग्रो करना है। पहले क्या किया? प्लान किया। उस प्लान को आगे प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उन सभी चीज़ों को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। फिर उसके लिए जो स्टाफ, जो मेंबर लग रहे हैं, उनको जो स्टाफ है उनकी वो करना, मतलब उनको लेके आना। फिर उनको डायरेक्ट करना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में काम करोगे, डायरेक्टिंग करना। और फिर लास्ट सबसे जो मस्ट पार्ट होता है वो होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग मतलब ये देखना कि हाँ, जो स्टार्टिंग में हमने प्लान करके चले थे वो लास्ट में हम उसको अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं पर ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, या फिर किसी का डिपार्टमेंट के जो पर्सन है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग सबसे मस्ट पार्ट होता है अगर हमें पूरी प्रोसेस को करना है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, यहाँ तक का हो गया। ये तो थे इसकी मैनेजमेंट के पार्ट। देन है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जितना भी हमारा जो टैक्स की प्रोसेस होती है, जैसे आप GST हो गया है, पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे, तो उन टैक्स से रिलेटेड जो स्टडी होती है हमारी, वो टैक्स अकाउंटिंग में होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है, देखो सिर्फ हम अपने लिए, हमने बिजनेस सेट किया, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन हम अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी ग्रो करेंगे। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि हम चाहते हैं वो सोसाइटी भी हमारे साथ ग्रो करे। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रही हूँ तो उस प्रोडक्ट से मेरे साथ साथ मेरा तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करेगी, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। अगर आप अच्छी कंपनी कह रही हूँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हो, वो कॉस्टली बेशक से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, क्योंकि वो लाइफ, मतलब वो थोड़ा सा लंबे चलने वाला होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट से है तो। या फिर हम ये कहेंगे कि अच्छा जो गुड्स होगा उससे लिए अच्छी क्वालिटी होगी, तो उससे क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड, जो इंसान उसको यूज़ करेंगे उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये टाइप्स थे हमारे किसके? अकाउंटिंग के टाइप्स से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब बात आ जाते हैं यूज़र्स पे। जो यहाँ पर एक पॉइंट था ना, ये इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग को यूज़र कौन होते हैं? एक बिजनेस हमने सेट किया तो उसमें 2 टाइप के यूज़र होंगे, या तो इंटरनल यूज़र होंगे या एक्सटर्नल यूज़र होंगे। इंटरनल यूज़र कौन? एक तो जो पैसा लगा रहे हैं,
ठीक है। एक वो ओनर जिसने पैसा लगाया है, जिसने अपनी कैपिटल लगाई है। एक वो और कौन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं, जो बताते हैं कि हाँ जो ये प्रोसेस थी ना POSDC, इस प्रोसेस को लास्ट पॉइंट तक भेजते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है ऐसे घूम के, ऐसे दोबारा ऐसे ही चलती रहेगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर अगेन प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे एक प्रोसेस चलती रहती है ये। तो ये काम किसका आ जाता है, मैनेजमेंट का आ जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं और जो पैसा लगाने का काम किसका होता है, इंटरनल यूजर्स का होगा। तो जो खास डिसीजन होंगे वो भी कौन लेगा, इंटरनल यूजर ही लेंगे। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं हमारे इन्वेस्टर, जो पैसा लगाएंगे। अब पैसा ऐसे नहीं लगाते, अगर बिजनेस की कंडीशन अच्छी चल रही हो, बिजनेस टाइम टू टाइम अपनी डेट कवर कर रहा है, मतलब उधार जिससे ले रखी है वो पैसे वापस दे रहा है, तभी सामने वाला इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर। तो एक्सटर्नल कौन से होंगे, जो जिसने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। क्रेडिटर्स होते हैं दो तरीके के, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्रेडिटर्स का मतलब होता है हम किसी से, बिजनेसमैन किसी से उधार में सामान लिया है और पैसे नहीं दे के आया है, तो वो उसके लिए बन गया क्रेडिटर्स। ये दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म जिनको 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसा देना है, एक होते हैं लॉन्ग टर्म जिसको हम मतलब 365 दिन के बाद पैसा देते हैं। तो शॉर्ट टर्म होता है विद इन द ईयर और लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म होता है 1 साल से ज़्यादा का टाइम। क्रेडिटर्स कौन हो गए, वो हो गए जिनसे हम उधार में सामान लेके आए और पैसे नहीं दे के आए, वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो अब वो हमें उधार तो तभी देंगे ना जब हमारी बिजनेस की कंडीशन अच्छी चल रही होगी। अब उनको ये लग रहा है कि हाँ ये पैसे ले लेके बैठ जाते हैं, किसी का देते नहीं है, तो थोड़ी ना कोई हमें सामान देगा। फिर है लेंडर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, पब्लिक। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल हैं, जो हमें किस तरीके से मतलब बाहरी यूज़र हैं, जिनको भी हमें इंफॉर्मेशन अपनी दिखानी पड़ती है, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन, अपना जो प्रॉफिट है, इनको भी शो कराना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आ गए फंक्शन, लिमिटेशन बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी। अब आ गए हैं फंक्शन। फंक्शन इसका काम क्या है, कार्य कैसे करता है ये काम। फंक्शंस हैं इसके, सबसे पहले तो लिखा हुआ है मैंने मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये क्या करता है, मेंटेन करता है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट मतलब हमने स्टार्टिंग से जहाँ से हमने यहाँ पर चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था, वहाँ से लेके लास्ट पॉइंट तक हमने चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया है। तो यही इसका काम है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टीज, वो मैंने यहाँ पर इंटरप्रेटिंग में बता दिया था कि जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, जो इंटरनल यूज़र हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं, उनको क्या करना, इंटरप्रेट करना। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो बाकी सबका आंसर आपके लिए ईजी रहेगा। तो कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको जो हमारी पार्टीज़ हैं, रिलेटेड पार्टीज़, उनके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्ट करता है एसेट्स को, जो हमारी प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, अब देखो बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है, बार बार अच्छे अमाउंट में पैसा आ रहा है, बिल्कुल बल्क में बहुत सारा पैसा आ रहा है। फिर हमने देखा कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये पैसा तो एसेट्स के बेचने से आ रहा है। एसेट्स, कोई बिल्डिंग बेच दी हमने, कोई मशीनरी बेच दी हमने, कहीं ना कहीं हमने अपना फर्नीचर बेच दिया, या और कोई एसेट हमने बेच दी, उससे पैसा आ रहा है। तो एसेट्स के बेचने से पैसा आ रहा है, वो फ़ायदा थोड़ी ना है। हमें हर चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपनी एसेट्स को कभी भी बेचेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये बताएगा कि किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करे, ताकि मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सके, जो इधर वाले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद है ये लीगल नीड के लिए भी हमारे लिए हेल्प करता है। लीगल नीड कैसे, लीगल नीड मतलब एक तो कहीं ना कहीं हम देखें, अगर हमारे पास प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड है तो हमें टैक्स अपना तरीके से भरना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं कोई हम पे केस डाल दे, हमारे बिजनेस पे केस डाल दे कि ये तो ना इलीगल वर्क कर रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड की थी, सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड हैं। अब वो जो रिकॉर्ड है चीज़ें हमारे पास, उन रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एज ए एविडेंस हम कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पूरे साल में हमने ये खरीदा है, ये बेचा है, यहाँ पर आप बताइए हमारे पास इलीगल क्या है। वो एक एविडेंस का भी काम करता है जब हमारे ऊपर कोई बात आती है, तो लीगल नीड के अकॉर्डिंग भी काम करता है।
उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमारे पास बड़े साइज़ में एक बहुत बड़ा बिजनेस हमने सेटअप कर रखा है तो वहाँ पर सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है कि आप कौन सा, आप सेल्स डिपार्टमेंट संभालोगे, आप परचेज डिपार्टमेंट संभालोगे, आप कैश का डिपार्टमेंट संभालोगे, तो सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें फिक्स हो जाती हैं। क्लियर है? ये थे इसके फंक्शंस। अब आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, कमियाँ। इसमें सबको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये ना कॉन्सेप्ट, जो पीछे की जो धारणाएं चलती रहती है ना, उनके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होती है। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, बिजनेसमैन ने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। अब वो मशीन को उसने क्या लगा के चला कि हर साल वो मशीन ना 5% डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी कीमत में 5% की कमी आ जाएगी हर साल। लेकिन हो सकता है कि इस साल हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया हो कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हो, वो 20% उसकी डाउन चली गई हो, लेकिन हम उसको कैसे डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं, हर साल अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ 5% कम करते आ रहे हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इसकी लिमिटेशन है। बाकी सब में देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब देखो पर्सनल जजमेंट, हमने देखा वो एसेट है, सारी चीज़ें वो बेचारी घटती आ रही है, वो मशीनरी की वैल्यू घटती आ रही है, तो वहाँ पर हम अपनी पर्सनल जजमेंट ये नहीं दिखाएंगे कि भाई देखो ये 20% कम हो गई है, वहाँ पर वही चलती आएगी जो पीछे से हमने सेट किया था। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का भी वही मतलब जो मैंने बताया था। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हम इसमें ना सारी चीज़ें नहीं दिखाते, इसमें कुछ एक चीज़ें हमारी स्किप हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे स्किप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं, रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, और रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसको कहते हैं ओमिशन, जो एंट्री बिल्कुल ही छूट गई हो, रिकॉर्ड ना किया हो। तो बहुत सारी ऐसी भी ट्रांजेक्शन होती है जो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि जो अभी हमारे पास रिजल्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब ये कहता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव, जो बिजनेसमैन का बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजमेंट का बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को नहीं दिखाता ये कि भाई किस तरीके से एम्प्लॉयज़ हैं जो उन्होंने दिन रात एक किया है, अपनी मेहनत की है इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो वो जो क्वालिटी है, वो जो रिलेशन है उनके, वो नहीं दिखाता, ये सिर्फ टर्म्स ऑफ मनी दिखाता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें वही एसेट वाला एग्जांपल लेके चलोगे। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मतलब इसमें दिखावा ज़्यादा होता है, शो ऑफ। मतलब शो ऑफ क्यों करना पड़ता है, अभी मैंने जो यूजर समझाए थे ना आपके यहाँ पर यूजर, यहाँ पर अफेक्टिंग विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। क्यों दिखावा करते हैं, अगर हमने अपनी कंडीशन डाउन दिखा दी, इन यूजर्स को दिखा दिया कि इस साल हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, और हमने ज़्यादा ज़्यादा हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई है, या जो भी हम दिखा देंगे, तो जो ये इन्वेस्टर है ना, क्रेडिटर्स हैं, ये इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे हमारे बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं इन एक्सटर्नल यूजर्स को बनाए रखने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते कि हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो ये कमियां हैं। कमी तो बेटा देखो, कहीं पर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान तो गारंटीड है, ठीक है, नुकसान तो है ही। तो ये लिमिटेशन मैंने बाद में इसीलिए करवाई है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो। तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया है, बस 3 चीज़ें छोड़ दी हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। इन 3 चीज़ों की वीडियो मैं फिर डाल दूंगी बाद में। अभी होप आपको क्लियर हो गया हो। और जितने भी बच्चे हैं, जितने मुझसे जुड़े हुए हैं, सब बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में इस तरीके से माइंड मैप बनाएंगे। उस माइंड मैप का फ़ायदा क्या होगा, जब मुझे टेस्ट लेना होगा, इनके सॉरी मैं सबको तो नहीं पढ़ाती, लेकिन मेरे बच्चों को जैसे टेस्ट लेगा, आपका टीचर टेस्ट लेगा, तो हम क्या करेंगे, इजीली हमारे दिमाग में सेट है कि कौन सा पॉइंट कहाँ था, हम डायरेक्ट उन पॉइंट को लिख के एक्सप्लेनेशन अपनी दे सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है किसका, अपने चैप्टर का। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपके लिए ही बनाया है। थैंक यू सो मच।